गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग रे ऑप्टिक्स में जहां तक पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे उसके आगे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग फील्ड व्यू के बारे में बच्चों पढ़ रहे थे, लाइन ऑब्जेक्ट फील्ड व्यू का। तो फील्ड व्यू का लाइन ऑब्जेक्ट के बारे में जब बच्चों हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो को आप देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस हमने खूब करवाया। अब उसी से रिलेटेड हम आगे एक आध क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। पिछला जो क्वेश्चंस करवाए थे वैसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक आदमी है एबी नाम का, और यहां पर एक मिरर है। ठीक, मिरर दे दिया। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले तुम समझने की कोशिश करना। तो ये आदमी इस मिरर से जितना दूरी पे होगा, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको पढ़ा चुके हैं कि इसका इमेज भी उतना ही दूरी पे बनता है। बोलोगे हाँ सर। तो मान लो कि इमेज को उतना ही दूरी पे बनेगा, तो यहां पर इसका इमेज भी बन जाएगा। इमेज भी इसका यही होगा। तो मान लो बच्चों कि अगर ये ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ ए डैश और यहाँ बी डैश, ये इमेज भी बन जाएगा। तो बोलोगे हाँ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इसके बीच में, बीचों बीच नहीं, पिछले क्वेश्चन में हम बीचों बीच लेकर करवाए थे, पिछले वीडियो में देखना लास्ट क्वेश्चन। इस बार क्या बोल रहे हैं, कोई आदमी है जो इससे A1 दूरी पे और इससे A2 दूरी पर है। कोई आदमी है जो ये मान लो ये ए बी नाम का बड़ा सा आदमी है और उसके बगल में एक छोटा सा आदमी है। ये छोटा वाला आदमी बड़े वाले आदमी से A1 दूरी पे है और ये छोटा वाला आदमी मिरर से A2 दूरी पे है। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस छोटे वाले आदमी को, क्वेश्चन पहले जो बोलेंगे उसको सुन के अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है, तब तो बनाना स्टार्ट करना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस छोटे वाले आदमी को इस मिरर का मिनिमम लंबाई कितना ले। ऐसा तो पूरा मिरर है तो पूरा दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छोटे वाले आदमी को इस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज देखना है। छोटे वाले आदमी को इस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज देखना है। इसके लिए मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि छोटे वाले आदमी को इस बड़े वाले आदमी का पूरा इमेज मिरर में देखना है। इसके लिए कम से कम मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। बात समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत? और कोई बोलेगा इसका हाइट कितना है, तो इसका मान ले टोटल हाइट h। तो इसका टोटल हाइट अगर h होगा तो इमेज का टोटल हाइट क्या होगा, h। तो मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए जिसमें इस छोटे वाले आदमी को इस बड़े वाले आदमी का पूरा पूरा इमेज दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, चलो। तो आप स्क्रीन पॉज करके 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से पढ़ो। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, हम दोबारा फिर क्वेश्चन थोड़ी बनाएंगे, हम तो बोर्ड पे लिखेंगे तो हम एक ही बार में बना देंगे। तो सबसे पहला कहानी यहां पर ये पूछेगा कि कोई रे इसके टॉप पॉइंट से आता हुआ दिखाई देगा। सीधा होना, मान ले सीधा होना।
ठीक, ऐसे कोई रे आता दिखाई देगा ये, लेकिन रियलिटी में रे ऐसे आता नहीं। रियलिटी में तो रे ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से आया होगा ऐसे, पक्की बात। यहां टकरा के ऐसे आ गया, डॉट डॉट खींच के यहां इमेज मिला दिया। वैसे ही एक रे बॉटम से आता दिखाई देता है ऐसे, तो रियलिटी में बॉटम से तो रे आता नहीं होगा, रे यहां से आया होगा, रे यहां से आया होगा और यहां टकराया होगा, नहीं यार टेढ़ा हो जाएगा। हाँ फर्स्ट क्लास है। एक रे यहां से ऐसे इसके बॉटम से, इस ऑब्जेक्ट के बराबर आदमी के बॉटम से आया होगा, यहां टकरा के ऐसे आंखों में चला गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? हम कल भी आपको सिखाए थे तो आप उब गए होगे, सीख गए होगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कल भी हम आपको सिखाए थे कि बीच से इसको कट कर देना। ठीक, तो बीच से जैसे ही कट कर दिए, तो बीच से जैसे ही कट कर दिए तब कॉमन सेंस लगा के पहले पॉइंट तो खुद सोच ले पहले कि तुम्हें कितना मिरर जरूरी मिला। बोलेगा सर ये यहां से ये यहां तक का मिरर जरूरी है, मैं इसको थोड़ा ब्राइट कर देते, मतलब इनको ये मिरर ही जरूरी है, यानी मिरर का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बकवास हो गया। मतलब जितना येलो से एकदम पूरा ब्राइट कर दिए इतना ही मिरर हमें जरूरी है, बाकी मिरर बकवास हो गया। तो इतने मिरर का लंबाई निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट्स का नेमिंग कर ले। तो पॉइंट का नेमिंग करेगा तो क्या लिखेगा, ए पी क्यू आर ए डैश बी डैश सी। इस पॉइंट का नाम क्या दे दे, मान ले कुछ नहीं तो ओ, पक्की बात। तो मिरर का लंबाई कितना निकल गया, तो मिरर का लंबाई मान ले, इस पॉइंट का नाम कुछ दे दे, जैसे इसका मान ले y, इसको मान ले y डैश, यानी मिरर का लंबाई क्या निकल जाएगा, तो PQ प्लस क्यू आर यानी y प्लस वाई डैश, यानी मिरर का लेंथ क्या आ गया बच्चों, y प्लस वाई डैश, यानी y प्लस वाई डैश लेंथ का मिरर हमें जरूरी है। बस इतना ही मिरर मेरे काम का होगा, कितना, तो y प्लस वाई डैश, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, दो ट्रायंगल यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर फटाफट वही कहानी की, इन ट्रायंगल ओ ए डैश सी, इन ट्रायंगल ओ ए डैश सी एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू आर सिमिलर। हो गया, मतलब कहने का सेंस हुआ कि यहाँ पर ओ ए डैश सी और ओ पी क्यू ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखे अगर तो ए डैश सी बाई पी क्यू, ए डैश सी बाई पी क्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ सी बाई ओ क्यू। कोई दिक्कत? तो ए डैश सी बाई पी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई ओ क्यू। यहां तक मतलब मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, तब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ए डैश सी हमें नहीं पता है तो ए डैश सी ही रहेगा, पी क्यू के जगह पर हमें पता है y, यहां पर वैल्यू हमने अज्यूम किया तो y। उसके बाद OC के जगह पर O से C दूरी पता है ये A2 है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, तो जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी उतना ही दूर मिरर से इमेज का दूरी, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी A1 प्लस A2 है, तो ये पार्ट भी A1 प्लस A2 हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक का दूरी A1 प्लस A2 हो जाएगा आपका। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगा लो, OC के जगह पर OC, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, OC के जगह पर ये A2, OC के जगह पर क्या हो जाएगा, तो ये A2 और ये A1 प्लस A2 बाई OQ,
ओ क्यू के जगह पर ए टू। तो यहां ए डैश सी बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a2 प्लस a1 बाई a2 इंटू वाई कर ले तो ए डैश सी इक्वल टू क्या होगा, y इंटू 2a2 प्लस a1 बाई a2। अब ए डैश सी जब आपका आ गया तो अब क्या निकालना है, सी बी डैश। इसके लिए ये वाला ट्रायंगल ओ सी बी डैश, यानी लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ सी बी डैश एंड ट्रायंगल ओ क्यू आर सिमिलर। तो जब ये सिमिलर होगा तो दो साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी बी डैश सी बाई क्यू आर, बी डैश सी बाई क्यू आर इक्वल टू ओसी बाई ओ क्यू हो जाएगा। तो बी डैश सी फिर हमें नहीं पता है, तो बी डैश सी हमारा यही रह जाएगा। क्यू आर की बात करें तो क्यू आर मेरा वाई डैश है, ओसी की बात करेंगे तो ओसी फिर यही हो जाएगा A2 प्लस A1 प्लस A2, और OQ के जगह पर क्या हो जाएगा, A2। यहां तक पहले आप लोग नोट करिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं जल्दी। ठीक है बच्चों, लिख लिए। यहां तक लिख लिए। चलिए मिटाते हैं। अब यहां पर क्या होगा आप देखो, तो यहां बी डैश सी आएगा हमारा y1 इंटू A2 प्लस A1 प्लस A2, यानी 2A2 प्लस A1 बाई A2। तो बी डैश सी जब मेरा यहां पर आ गया, बी डैश सी जब मेरा यहां पर आ गया, तो बी डैश सी में मेरे समझ से कोई डाउट जब आपको नहीं है तब आप कॉमन सेंस लगाओगे कि बी डैश सी जब मेरा आ गया तब खुद सोचो कि ये टोटल पूरा, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर h है तो हाइट ऑफ इमेज भी h होगा, यानी ये पूरा h के बराबर होगा। किसके बराबर, h। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि a डैश सी प्लस सी बी डैश कैपिटल H के बराबर, a डैश सी प्लस सी बी डैश कैपिटल H के बराबर है। तो a डैश सी क्या निकल के आया है, y इंटू 2A2 प्लस A1 बाई A2, और CB डैश क्या आया है, तो CB डैश आया है यहां पर y1 इंटू 2A2 प्लस A1 बाई A2। ठीक है बच्चों, I इक्वल टू किसके बराबर है, h के बराबर। इतना तो समझ में आ रहा होगा, बोलोगे हाँ। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाओगे यहां से, ये दोनों से अगर इसको कॉमन कर लिया जाए तो क्या बच जाएगा, 2A2 प्लस A1 बाई A2। अगर हम कॉमन कर ले तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, y प्लस y1 बच जाएगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
y प्लस y1 बच जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो h के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर। तब वैसी स्थिति में y प्लस y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h बटा 2a2 प्लस a1 बाई a2 ऊपर चला जाएगा तो y प्लस y1 क्या निकल गया, h a2 बाई 2a2 प्लस a1। बता हमारा मिरर का हाइट यही ना था, y प्लस y1, तो y प्लस y1 या y प्लस y डैश जो मानना है मान लिया, ये किसके बराबर आ गया, h a2 बाई 2a2 प्लस a1 के बराबर। इसको नोट जल्दी कर लो, 5-10 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए बच्चों, अब आज का हेडिंग बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनाएंगे, दो प्लेन मिरर रहेगा, एंगल पे रहेगा, मान लो दो प्लेन मिरर पैरेलल में है, एंगल पे है, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, सब पे हम चर्चा करेंगे। इसका बेहतरीन एक पर एक ट्रिक देंगे कि आप क्वेश्चंस देखोगे और डायरेक्ट उड़ा दोगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान टॉपिक है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर हम आज के लेक्चर में पूरा खत्म करके हैं, लेक्चर को खत्म करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला कंडीशन अगर मान लो किसी ने दिया कि हमने दो प्लेन मिरर लिया और दोनों प्लेन मिरर को हमने एक दूसरे के पैरेलल रख दिया। सबसे पहले गौर करना कि क्वेश्चन दे दे कि अगर हमने दो प्लेन मिरर लिया और दोनों प्लेन मिरर को अगर हम एक दूसरे के पैरेलल रख दें, तो सबसे पहले आप गौर करोगे कि जब दो प्लेन मिरर लिए और दोनों प्लेन मिरर को एक दूसरे के अगर हम पैरेलल रख दें, बात समझना पड़े, ठीक। और ऑब्जेक्ट दोनों प्लेन मिरर के बीच में हमने रख दिया। कहां पर रख दिया, बीच में। ऐसा मान लो बीचों बीच अगर हम बना रहे हैं तो इससे अच्छा है कि तो डायग्राम अच्छे से दिखा पाए, तो नीचे से बनाते हैं कि ज्यादा इमेज दिखा पाएंगे। रुक जाओ। पहला केस, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कितना इमेज कैसे फॉर्म करेगा, इसके लिए मान लो जैसे हमने दो प्लेन मिरर लिया, दोनों प्लेन मिरर लिया, ऐसे रख दिया, यहां मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि दोनों प्लेन मिरर के बीचों बीच है ये, और ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है। ये ऑब्जेक्ट दोनों प्लेन मिरर के बीचों बीच है और ये ऑब्जेक्ट दोनों प्लेन मिरर के बीचों बीच है। और मेरा कहना क्या है, समझना पहले बात को, कि ये प्लेन मिरर जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीचों बीच रखा गया है तो क्वेश्चन कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। चलो बना के देखते हैं। मान लो कि ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट मान लो कि एक मिरर पे टकराएगा, टकरा के फिर दूसरे मिरर पे जाएगा। जैसे मान के चल कि यहां से ऐसे गया, टकराया और ऐसे चला गया, तो मान लो ऐसे गया तो हमने डॉट डॉट ऐसे खींचा और ये ऑब्जेक्ट था तो यहां हमने इमेज बना दिया। पक्की बात। अब देख ऐसे ये डॉट ऐसे खींचा, टकराया इस मिरर से, फिर ऐसे खींच दिया, फिर इसको डॉट डॉट ऐसे खींचेंगे और यहां एक इमेज बना देंगे। देखो ये दो इमेज बन गए।
फिर ऐसे ही ये यहाँ जाएगा, ऐसे आगे मिरर को अगर बढ़ा है तो आगे ऐसे जाएगा, टकराएगा, हम डॉट डॉट से ऐसे खींचते चले जाएं, फिर यह इमेज बन जाएगा। फिर वैसे ही मिरर को अगर आगे करें, फिर ये ऐसे जाएगा, डॉट डॉट खींचे, इधर इमेज बन जाएगा। मतलब क्या सीख रहे हैं, इमेज बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। मतलब कि अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलली स्थित हो, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलली स्थित हो, तो वहां याद रखिएगा n नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करता है, n नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म, n नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म, याद रखिएगा। यानी पहला कंडीशन हुआ कि जब हम जैसे बोलेंगे उसको अपनी भाषा में, क्योंकि आपका प्लेन मिरर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जब भी पूछेगा क्वेश्चन प्लेन मिरर से तो नीट आईआईटी में पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। इसको अपने भाषा में लिख लीजिए कि व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलली रखे हो और ऑब्जेक्ट अगर उनके बीच में रखा हो, तो याद रखिएगा कि वैसी स्थिति में ऑब्जेक्ट एक मिरर से टकरा के दूसरे पे जाएगा, फिर दूसरे से टकरा के पहले पे जाएगा, ये प्रोसेस होगा। इसमें n नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करते हैं। कितने इमेज फॉर्म करेंगे? n नंबर ऑफ इमेज। बोल याद रहा? यानी इसको ऐसे लिख के अपने भाषा में जितना बात मैंने बताया उसको लिख लो कि इस कंडीशन में n नंबर ऑफ इमेज बनेगा। मतलब बोलेगा 1 2 3 ऐसा गारंटी n नंबर ऑफ इमेज बनेगा, अनंत। चलो वो इसको बल अपने भाषा में लिख लो फिगर को, और अपने भाषा में बात जो हम बोल रहे हैं नोट्स में अच्छे से लिखना। आजकल हम व्हाट्सएप ग्रुप में नोट चेक करेंगे कितने लोग नोट्स बनाए हो इधर, ठीक है? तो जल्दी कंप्लीट कर लो पहले इसको। इस पर हमें क्वेश्चन देकर के चेक कर लेते हैं। मान लो कि ऐसा एक सरफेस बना दिए, दो प्लेन मिरर ले लिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। मान लो मैं बोलेगा पहले एक मिनट पहले क्वेश्चन बोले लिख लो। मान लो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे दे दिया, 2 मिरर दे दिया, बोलेगा कि बता इस कंडीशन में भी मिरर जब ऐसे ऐसे रखा रहेगा तो कितना इमेज बन सकता है, इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बन सकता है। ठीक, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर को देखेंगे कितना इमेज दिखाई देगा, कितना इमेज बनेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन लिख ले, हम बनाते हैं, टाइम बहुत है। मान लो कोई रे लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकला, मिरर पे टकराया, ऐसे चला गया, तो हमने क्या किया, एक डॉट डॉट लाइन लिया, यहां खींच दिया, इस ऑब्जेक्ट का यहां इमेज बन गया, एक इमेज। वैसे ही अगर यह ऑब्जेक्ट इस मिरर पे ऐसे टकराया और ऐसे चला गया, तो डॉट डॉट लाइन अगर हम इधर भी खींच दें तो यहां भी एक इमेज बन गया। तो बता अगर प्लेन मिरर को ऐसे रख देते, यहां पर कितना इमेज बनता दिख रहा है, एक ये और एक ये, मतलब 2 इमेज, 2 इमेजेस आर फॉर्म। ये बहुत 8 साल 10 साल पहले ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि कितना इमेज बन रहा है इस कंडीशन में, तब बोलते कि 2 इमेज बन रहा है। लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं, ये 2 प्लेन मिरर पे पैरेलल रख रख के इमेज नहीं पूछता है, वो तो एंगल पर भी दे देगा कि 30 डिग्री पे है, 35 डिग्री पे है, मेन कॉन्सेप्ट वहीं से उठता है। तो उसके लिए पहले हम भी एक ट्रेडिशनल जो सब लोग बताता हो ऐसा रूल बताते हैं, फिर एक हम 4 पॉइंट निकलवा करके अच्छे से उसको बताएंगे। जो 4 पॉइंट खाली याद रखोगे तो आप नंबर ऑफ इमेजेस को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा तो आराम से डायग्राम ड्रॉ कर करके चेक कर लेना। जैसे 2 पैरेलल था तो हम भी डायग्राम बना करके नहीं देखे पिछले क्वेश्चन में कि वहां n नंबर ऑफ इमेज बच्चे बन रहा था, कितना इमेज बन रहा था, n नंबर ऑफ इमेज, और इसमें हमें ही दिखा कि कितना इमेज बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस टाइप से कोई पैरेलल रखने से काम नहीं चलेगा, एंगल पे दिया जाएगा। मेन क्वेश्चन ये होता है कि एंगल पे दिया जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम बात करते हैं, पहले आप इतना को नोट कर लो, हम देख ले कि वीडियो में एकदम सब चीज सही आ रहा है, अरे मुझे भी देखना पड़ रहा है बार। चल बढ़िया है। अब क्या कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं। चलो अब बात क्या करते हैं, सुनना। एंगल में जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन हम दे दे कि जैसे एक प्लेन मिरर ये है, मिरर 1 और मान लो ये दे दे मिरर 2, कोई दिक्कत बोलोगे नो, ऐसा दे दिया। अब बोला कि दोनों मिरर को मान लो दो बीच से एक एंगल से बांट लो, ये एंगल अल्फा, ये एंगल मान लो बीटा, और दोनों मिरर के बीच का एंगल मान लो थीटा। तो मान लो कि ऐसा कंडीशन दे देगा तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, थीटा किसके बराबर हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर हुआ। बड़ी सारी बात अभी सुनना, अगर अभी जो पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं अभी 10 मिनट तक नहीं भी समझ में आया लेक्चर में, तो प्लीज लेक्चर देखना बंद मत करना, क्योंकि लास्टली जैसे ही पहुंचोगे, मेरा सीक्वेंस है तो ये एकदम अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, लगेगा बहुत आसान चीज पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़ना, इसलिए पहले ऑनलाइन में से बोल दे रहे हैं। ये मिरर m1 है, मान लो ये मिरर m2 है, ये थीटा, ये अल्फा, ये बीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। मान लो ऐसा कंडीशन दे और बोले कि बता इस स्थिति में अगर दोनों के बीच में अगर यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दे तो कितना इमेज बनेगा, बोलो क्लियर। तो अब तो बच्चा फंस जाएगा कि सर अब एंगल पे दे दिया, अब कैसे इमेज बनाए। इसका उपाय सिखाते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले लिख लेना, इसको बनाने के लिए ऐसे इधर लिखते हैं, थोड़ा बड़ा जगह में ऐसे लिख लेना, m1 मिरर कितना एंगल पे है इससे, नॉर्मल से, तो अल्फा एंगल पे, तो m1 के लिए अल्फा लिख लेना, ठीक ना। और मान लो इधर m2 मिरर, m2 के लिए बीटा लिख लेना, ठीक। अब क्रॉस ऐसे एरो बनाना, क्रॉस और एक एरो ऐसे बनाना, ठीक। और ये अल्फा और ये बीटा, तो दोनों एंगल को जोड़ के यहां लिख दे अल्फा प्लस बीटा, दोनों एंगल को जोड़ के क्या लिख दिए यहां पर, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों। अब ये अल्फा को इस दोनों के जोड़े हुए एंगल से ऐड करो पहले, तो इसको इससे ऐड करोगे तो यहां पर सम क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा। फिर इसको इससे ऐड करोगे तो क्या आएगा इधर, 2 बीटा प्लस अल्फा, बोल क्लियर। फिर एरो ऐसे ही बनाओ, तो ये दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, फिर यहां आ गया अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे लिखते चलना है। अब इसको इससे ऐड करो, जैसे अब इसको ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा से इसको, तो क्या हो जाएगा, 3 बीटा प्लस 2 अल्फा, बोलो। वैसे इसको अगर ऐड, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, तो इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 बीटा प्लस 2 अल्फा। वैसे इसको अगर इधर लिखोगे तो क्या होगा, इसको अगर इधर लिखोगे तो क्या होगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे ही लिखते चले जाओगे। तो अच्छा बोलेगा सर ठीक है भाई ऐसा लिखते जा रहा हूं, रुकेगा कब, तो याद रखना कि यहां पर रुकने का कंडीशन होगा कि इट इज स्टॉप व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये वाला प्रोसेस रुकेगा कब, जब एंगल कितना होना चाहिए, वेन एंगल, मान लो जैसे हम अपने मन से अल्फा बीटा ले ली, मान लो यहाँ 30 डिग्री दिया था, यहाँ 30 डिग्री दिया था, ऐसे जोड़ते चले जाते, कोई बोलता कि ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, कब रुकेगा,
तो जब ये वाला एंगल वेन एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, यानी अब जो अगला एंगल जोड़ने वाले होंगे अगर वो 180 डिग्री या उससे ज्यादा होने वाला हो तो वहीं पर रोक दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे यहां तक आ गया, इट इज स्टॉप व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, मतलब अगला जो एंगल इससे जोड़ेंगे जो 180 है उससे ज्यादा होने वाला हो तो यहीं पर रोक दिया जाता है। ठीक, जैसे इसमें भी वही कहानी, इट इज स्टॉप व्हेन नेक्स्ट एंगल is greater than or equal to 180। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, ऐसे ही लिख लिया जाता है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा, पेशेंस रखना बच्चे, पेशेंस ये बड़ा सबसे मजेदार और सबसे आसान चीज है। अब क्या करते हैं कि यहां पर कहते हैं कि अगर पहले यहां तक का बात में मेरे समझ से तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको यहां तक चाहो तो तुम लिख लो, यहां तक चाहो तो लिख लो। उसके बाद यहां पर क्या कहा जा रहा है सुनना, कि अगर दोनों मिरर का रे टकरा जाएगा, हम अभी बोलेंगे तुमको अपने भाषा में लिख लेना है। इसके बाद यहां तक पहले तुम लिख लो, हम 10 सेकंड खड़ा हो रहे हैं, हम यहां तक लिख लो। समझ में नहीं भी आए, हम वीडियो में बोल के रुक रहे हैं सामने में, इसलिए कि तुम भी वीडियो में जब पढ़ रहे होगे तो जैसे हम अभी गाइड कर रहे हो वैसे ही पढ़ोगे, लास्ट में एकदम अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लगेगा सर ये सबसे आसान चीज था, मजा आ गया पढ़ के, बस। लेकिन तुम जैसे बताना भी यहां तक पहले लिख लो, स्क्रीन पॉज करके, तब हम आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद कर रहे होंगे तुम लिख लिए होगे, स्क्रीन पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। चलो अब देखो, अब अगला पॉइंट हम क्या बच्चों को बताएंगे कि अगर दोनों मिरर का रे टकरा जाता है, अगर दोनों मिरर का रे टकरा जाता है तो वैसी स्थिति में अगर दोनों, इसके बाद जो हम बोल रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिखो, पहले अभी अपनी भाषा में लिखो, यहां तक लिखने के बाद जो बोल रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिखो, कि अगर दोनों मिरर का रे टकरा जाता है तो हम टोटल नंबर ऑफ इमेजेस को ऐड करके, उसमें से एक माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस को ऐड करके उसमें से एक माइनस कर देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ इमेज होगा। अगर दो रे टकरा जाता है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस को ऐड करके उसमें एक माइनस कर देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होगा। ठीक, अगला पॉइंट में फिर लिखो कि दो रे कब टकराता है। मान लो बच्चा मन पूछेगा ना सर आप क्या उल्टा सुल्टा बोल रहे हो यार, कि दो रे टकरा जाता है, तो दो रे कब टकरा जाएगा, तो इसके लिए अगला पॉइंट में लिखो कि दो रे तब टकराता हुआ पता चलेगा, दो रे तब टकराता हुआ पता चलेगा दो रे कब टकराएगा, तो दो रे कब टकराता हुआ पता चलेगा जब लास्ट वाला दोनों एंगल और दोनों मिरर के बीच का एंगल, लास्ट वाला दोनों एंगल और दोनों मिरर के बीच के एंगल का सम अगर 360 डिग्री हो जाए, लास्ट वाला दोनों मिरर का एंगल और दोनों मिरर के बीच के एंगल का सम अगर 360 डिग्री हो जाए, तो समझ लो कि रे टकरा चुका है, तो दोनों मिरर का रे टकरा चुका है, तो समझ लो कि दोनों मिरर का रे टकरा चुका है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसलिए अपनी भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए इंग्लिश में नहीं बोल रहे कि बोर्ड के सिलेबस में नहीं। मतलब हम जो बोले आपको उम्मीद कर रहा हूं लिख लिए। दो बात अभी हम बोले, एक पहला बात अभी हम बोले हैं कि अगर दो रे टकरा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इमेज को जोड़ लेंगे, उसमें एक घटा देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या बोले हैं कि अगर दो रे टकरा जाता है, ये कब टकराएगा, तो इसके लिए हम क्या बोले हैं कि लास्ट वाला दोनों एंगल और दोनों मिरर के बीच के एंगल को जोड़ दे और वो 360 डिग्री के बराबर आ जाए, तो समझ लेंगे कि दोनों रे टकरा चुका है। ठीक है, अब इतना सारा बात बोले बच्चों को सर बड़ा भारी बात आप बोल दिए, क्या बोल दिए। देखो एक एग्जांपल लेंगे, एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेंगे, मजा आ जाएगा, उसमें सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे, इसलिए हम जान के पहले रूल लिखवा दिए हैं, बच्चा को वीडियो में 10 मिनट पहले ही बोल दिए थे कि नहीं भी समझ में आए तब भी लिखते चलना है जो बोल रहे हैं, लास्ट में एकदम मजा आ जाएगा। देखो 20 एग्जांपल में अपने आप तुम समझोगे सर इतना आसान बात था, इसलिए हम अभी पढ़ा दिए हैं कि नोट्स अच्छा होना चाहिए, इसलिए बस ऐसे तोड़ के लिखवा दिए हैं। मान लो ये मिरर मेरा M1 है और मान लो ये मिरर मेरा M2 है, ये मान लो कि 40 डिग्री बना रहा है और ये मान लो कि 50 डिग्री बना रहा है इससे।
बोल क्लियर है, बोलेगा कि दोनों मिरर के बीच में कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। ठीक, हमने जोड़ना सिखा दिया बच्चे, चल तू भी स्टार्ट कर। बोलेगा सर M1 M2, M1 यानी 40, M2 यानी 50, फटाफट क्रॉस। तो 50 40 90, दोनों का सम जैसे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा से 50 40 90 लिख दिए। अब 90 40 में ऐड होगा तो 90 और 40 ऐड होगा कितना हो जाएगा, तो 130, और 90 और 50 ऐड होकर क्या हो जाएगा 140। ठीक, अब देख पहला बात, इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो नहीं। अब 140 में 90 जोड़ेगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, या 130 में 90 जोड़ेगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसको आगे अब नहीं कर सकते। यहीं पे मेरा कहानी है स्टॉप। तो पहले यहां हमने स्टॉप का मतलब क्या लिखा था, समझ में आ गया कि इट इज अ स्टॉप व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। तो देख ये स्टॉप हो गया, क्योंकि अब मतलब इट इज अ स्टॉप व्हेन नेक्स्ट एंगल हम बोले भी थे, छूट गया लिखने में। देख अब ये स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि अब इसको जोड़ेंगे तो अगला एंगल 180 के बराबर या उससे ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है, यानी इसके आगे जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला लाइन का मतलब समझ में आ गया कि यहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक, पहला रूल। दूसरा रूल हम क्या बोले कि अगर दो रे टकरा जाता तो रे कब टकराता है, दो रे कब टकराएगा, तो हमने क्या बोला कि लास्ट वाला दोनों एंगल और दोनों मिरर के बीच के एंगल का सम कर लो, और 360 के बराबर अगर आ जाए तो समझ लो कि दो रे टकरा गया। तो जोड़ो, क्या है 140 130 और दोनों मिरर के बीच 90, तो जोड़ो तो 0 9 4 13 3 16 1 1 2 1 3 360 आ गया। मतलब इस जगह पर हम आते आते जान गए कि ये दोनों रे टकरा चुका है। दो रे कब टकराता है, जब लास्ट वाला दोनों एंगल का सम और दोनों मिरर के बीच के एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर आएगा, तो दो रे टकरा चुका है। तो इससे हम समझ गए कि दो रे टकरा चुका है। तो क्या बताए थे कि जब दो रे टकरा जाता है तो टोटल नंबर ऑफ इमेज को जोड़ लो और उसमें एक घटा दो, वही आंसर हो जाएगा। तो जोड़ो 1 2 3 4, टोटल इमेज कितना 4, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 4 माइनस 1 3 आंसर। यानी यहां इस क्वेश्चन में 3 इमेज बनता, डायरेक्ट बिना डायग्राम का बना, डायरेक्ट ट्रिक से समझ में आ रहा है ना कैसे, 1 2 3 4, बोल क्लियर। तो टोटल दो रे जब टकरा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इमेज को ऐड करके उसमें एक घटा दो, तो टोटल को ऐड किए 1 2 3 4, उसमें एक घटा दिए 3, नहीं आया यार। सब बात समझा दी फिर एक बार कि स्टॉप कब होगा, जब अगला एंगल 180 या उससे ज्यादा बनेगा, तो यहीं पर स्टॉप कर दिए। दो रे कब टकराएगा, तो लास्ट वाला दोनों एंगल और दोनों मिरर के बीच के एंगल को जोड़ने पर 360 डिग्री आएगा, तो दो रे टकरा चुका है। और दो रे जब टकरा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इमेज को जोड़ के उसमें एक घटा देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। पक्की बात बोलोगे हाँ सर। मतलब हमने जितना स्टेटमेंट बोला था और जैसे बोला था, जो बच्चा अगर बस नोट्स में लिख लिया है तो कल होकर उसको दिक्कत नहीं होगा, अपनी भाषा में मैसेज टाइप से जैसे हम बोलते थे क्लास में याद होना चाहिए, वैसे लिख लिया होगा, दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक, और ऐसे करके हम निकाल लिए। ठीक, तो ऐसे करके हम बना लिए। देखो बच्चों, एक ट्रिक तो ये हुआ नंबर ऑफ इमेजेस को निकालने का, एक और ट्रिक है उसको भी हम बताते हैं नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का। पहले यहां तक लिख लो, 10 सेकंड 15 सेकंड का समय दे रहे हैं वीडियो में, यहां तक लिख लो फिर हम आगे बात करते हैं। चलो अगला रूल बताते हैं। लिखो कि another method to calculate number of images between two mirrors, another method to calculate number of images। ठीक है, दूसरा मेथड बताते हैं। देखो मान लो कि दो प्लेन मिरर हमने ले लिया, मान लो बच्चा कि एक प्लेन मिरर M1 और एक M2, दोनों के बीच का एंगल अगर मान लो थीटा, मान लो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, बीच में बना दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ऐसा कहानी करते थे।
तो सबसे पहला स्टेप हम याद रखेंगे रूल का कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर। हम अपने से लिख भी देते भी चलेंगे कि सबसे पहला स्टेप ऐसे कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर। मान लो कि दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर। मान लो कि दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। तो जब दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर थीटा है, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर अगर है, तो खुद सोच कि सबसे पहले n निकालने का रूल होगा 360 बाई थीटा। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का रूल होगा डायरेक्ट नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का रूल होगा 360 बाई थीटा। पहला बात समझ में आ रहा है। उसमें कहानी क्या होगा, पहला रूल रूल वन। ये रूल वन क्या कहता है सुन लो। पहले बात की क्या करेंगे, दोनों मिरर के बीच का एंगल मान लो थीटा है तो n बराबर 360 बाई थीटा 60 रहेगा। 360 बटा 60 करके n निकाल लेना। पहले n निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, n यानी कि नंबर ऑफ इमेज, और उसको रूल के अकॉर्डिंग बैठा करके आंसर ले देना है। जैसे पहला रूल कहता है क्या कि here n is an even integer, n is an even integer integer n is an even integer, then number of images equal to n minus 1। मतलब क्या कहा जा रहा है, पहला रूल यही आपको याद रखना है कि अगर 360 बटा थीटा करिएगा और अगर वहां n कोई इवन नंबर आता है, इवन इंटीजर समझते हो ना, जैसे कि -1 -2 -3 0 4 5 6 ऐसा होता है, तो उसमें इवन नंबर, इवन जैसे कि 2 4 6 8 हुआ, मतलब समझ लो कि इवन इंटीजर, इतना तो मुझे जानते हैं 12th स्टूडेंट को क्या पता है इवन इंटीजर नॉट इंटीजर। तो कोई अगर इवन इंटीजर आएगा तो आंसर कैसे निकाल लेंगे, n - 1 कर देंगे, तो n - 1 करके जो आएगा वही हमारा नंबर ऑफ इमेज होगा। ठीक। रूल दूसरा, सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि अगर n ऑड इंटीजर, n इज एन ऑड इंटीजर, अगर मान ले n ऑड इंटीजर आया, अगर इवन इंटीजर नहीं आया कोई दिक्कत, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट is placed symmetrically, मतलब n is an odd integer, अगर odd integer है और object is placed symmetrically, symmetrically का मतलब अल्फा बराबर बीटा। जैसे देख, मान ले कि दो मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, सब जैसे यहां ऑब्जेक्ट रख दे और बोले इधर से ही 35 बनाया, इधर से ही 35 बनाया, तो सिमेट्रिकल हो गया। बात समझ रहे हो ना। और वही जैसे मान लो ऐसा कंडीशन हो जाए कि दो मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रख के एक एंगल 30 और एक एंगल 60, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि दोनों बराबर नहीं ना हुआ, अल्फा बीटा के बराबर नहीं ना हुआ। बात समझ रहे हो ना। मतलब क्या कर रहा है कि अगर n ऑड इंटीजर है और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, मतलब ऑड इंटीजर है और ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, सिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकली का मतलब कि अल्फा बराबर बीटा, देन तो वैसी स्थिति में देन नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर भी हो जाएगा n-1। तो वैसी स्थिति में भी फिर n-1 कर देंगे, इसमें n में जो आएगा उसमें -1 कर देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब रूल थर्ड क्या कह रहा है, रूल थर्ड कह रहा है क्या कि n इज एन ऑड इंटीजर, n जो है वो ऑड इंटीजर है, n इज एन ऑड इंटीजर, बट
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली, मतलब n इज ऑड इंटीजर बट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली का मतलब कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। अरे बात समझ रहे हो ना कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब ये मान लो ये वाला 30 दे दे, ये वाला 60 दे दे, तो अनसिमेट्रिकल हो गया, दोनों बराबर ना हुआ। तो वैसी स्थिति में अगर ऑड आया तब वहां नंबर ऑफ इमेज लिखते हैं, देन नंबर ऑफ इमेजेस केवल n हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में जो n रहेगा, जो n आया रहेगा, वही मेरा नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? कोई डाउट? ये 3 रूल तो एकदम आसान है, ये 3 रूल में तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं फंसना चाहिए। एक और रूल होता है, रूल चौथा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले सारा रूल लिख देते हैं, फिर सारे रूल पे ये रूल लिखे रहेंगे बोर्ड पर। बात समझ रहे हो? रूल बोर्ड पे लिखे रहेंगे और साइड में एग्जांपल लिख करके सबका समझा देंगे सारा रूल को। मतलब सर और आसान है, रूल 4 याद रख लेंगे, पैसा भी क्वेश्चन दिला देंगे। जैसे एक और कलर का चौक ले लेते हैं, जैसे व्हाइट ही ले लेते हैं। रूल चौथा कहता है क्या कि इफ n इज फ्रैक्शन, अगर मान लो कि n को सॉल्व किए और n अगर कोई फ्रैक्शन में आया, कैसे आया? फ्रैक्शन में आया, देन इट इज कैलकुलेटेड बाय काउंट मेथड, देन इट इज कैलकुलेटेड बाय काउंट मेथड। अब ये काउंट मेथड क्या है सो सिखाते हैं। n इज ए फ्रैक्शन, देन इट इज कैलकुलेटेड बाय काउंट मेथड। कैसे? तो n बराबर हुआ 2p प्लस q। इतना लिख लो खाली रूल पहले तुम लोग, फिर हम चारों रूल को समझाते हैं। इतना लिख लो पहले, फिर हम चारों रूल को समझाते हैं। बहुत आसान है, मजा आ जाएगा बनाएंगे तो, कोई दिक्कत होगा नहीं। एक बार देख लो, वीडियो रुका नहीं है, सब चीज सही है। हाँ, दिख भी रहा अच्छे से, सब फ्रेम में है। चलो पहले इसको लिख लो एक बार, फिर हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस के द्वारा बात करेंगे। चलो सबसे पहला इवन इंटीजर लाने के लिए सोचो क्या लिखा जाए। पहला क्वेश्चन कैसे बनाना है, फटाफट। 2 प्लेन मिरर ले लिए, ऑब्जेक्ट यहां इस लाइन पे कहीं रख दिए, बोल क्लियर है। और मान ले ये 30, ये 30, तो 30 30 हो गया। चल अब बोला कि यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, तो क्या करेंगे, क्या सीखे हैं? n बराबर 360 बाई थीटा। तो 360 थीटा की जगह पर दोनों मिरर, थीटा क्या लिखे थे? दोनों मिरर के बीच का एंगल। यहाँ दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 60। ये कट के 6 6 36, यानी n बराबर 6 आ गया। 6 बताओ इवन नंबर या ऑड नंबर? तो बोलेगा सर इवन नंबर, इवन इंटीजर है। तो क्या पहला रूल पर है कि अगर इवन इंटीजर आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? n-1। यानी इस क्वेश्चन में कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना हुआ, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n-1, यानी 6 - 1 यानी कि 5। बोल क्लियर है? यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितना हुआ बच्चों? तो 5। कितना हुआ नंबर ऑफ इमेजेस? 5। इसमें कोई डाउट तो बोलोगे ना। पहला रूल का एग्जांपल समझ में आ गया? तो हाँ, बड़ा आसानी से क्या समझाया जाए। ठीक, जल्दी लिख ले, फिर अगला रूल का एग्जांपल सोचते हैं। पहला रूल का एग्जांपल हो गया, जल्दी लिख ले, फिर अगला रूल के लिए ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर लाना है सिमेट्रिकल में। बेटा दे, चलो अब दूसरा एग्जांपल देखो।
दूसरा एग्जांपल बच्चा कि दो प्लेन मिरर है, ठीक, यहां ऑब्जेक्ट इस लाइन पे है, ये एंगल भी 20 डिग्री, ये एंगल भी 20 डिग्री, ठीक। तो पहले चेक कर ले सिमेट्रिकल है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी दोनों एंगल बराबर है, सिमेट्रिकल है बच्चा। पहला बात ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा स्थिति जब रहेगा तो सिमेट्रिकल, मतलब दोनों मिरर से दोनों एंगल, माने ऑब्जेक्ट से दोनों एंगल मिरर का बराबर बराबर, ठीक। तो n बराबर क्या पा रहे हैं 360 बाई थीटा, तो 360 बाई 40, ये कट के 4 9 36 यानी 9। अब देख ये n ऑड नंबर आया, n क्या आया तो ऑड आया। अब n ऑड आया लेकिन रखा हुआ कैसे है तो अल्फा बराबर बीटा यानी सिमेट्रिकल है। तो जब ऑड आएगा और सिमेट्रिकल आएगा तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे n-1 करके, यानी इस क्वेश्चन का भी नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकलेगा, तो इस क्वेश्चन का भी नंबर ऑफ इमेजेस निकलेगा n-1 यानी 9-1 यानी 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8, यानी दोनों मिरर के बीच में यहाँ 8 इमेज फॉर्म करेगा। आसान है ना, बहुत तोड़ के पढ़ा रहा है ना। चलो जल्दी लिखो, 10 सेकंड 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, फिर तीसरा एग्जांपल समझाते हैं। चलो तीसरे की बात कर ले, रूल कि n इज ऑड इंटीजर। तीसरे की बात कर ले, फिर ये दो मिरर है बच्चा, और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है 10 और मान लो 30। ये पिछले बार 20-20 था तो बराबर था, ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, एक 10 है और एक 30 है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये मान ले मिरर m1 और ये मान ले मिरर m2। तो खुद से बच्चा बोल देगा, इतना 12th का स्टूडेंट है, कि सर ये अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। तो जब यहाँ अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, यानी कि जब ये अनसिमेट्रिकल है, इतना जब हमें आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लगा लो कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, n बराबर 360 बाई थीटा, तो 360 और थीटा की जगह पर 30 10 40, थीटा का मतलब दोनों मिरर के बीच का एंगल, तो 30 10 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी n क्या आया 9, यहाँ पर भी n 9 आया, मतलब ऑड इंटीजर आया, क्या आया ऑड। लेकिन रूल पर क्या कहा कि अगर अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, मतलब कि अल्फा अगर बीटा के बराबर न होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी यही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस। यानी कैसा भी टेढ़ा मेरा क्वेश्चन हो, ये 3 रूल अभी तक याद रखे, तीनों हो में आएगा। तीनों रूल पर एक एग्जांपल समझा दिए, मेरे समझ से कितना बेवकूफ स्टूडेंटों का समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला रूल थोड़ा अच्छा है, इसको समझा लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखो। देख ले भाई, मेरे वीडियो में आ रहा है ना। हाँ बिठा दे। एक लास्ट वाला रूल है, ये समझ लें। एक मिरर m1 है, एक मिरर m2 है, दोनों के बीच का एंगल 35-35 डिग्री है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। अब चेक कर n वाले, तो n क्या आया 360 बाई थीटा, थीटा दोनों मिरर के बीच का एंगल यानी 360, थीटा की जगह पर 70, ये कट गया, तो n आ गया 36/7।
देखो अब यहाँ फ्रैक्शन में आ गया है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब पी बटा क्यू के रूप में आ गया, कटा नहीं। अब सोचो बनाएंगे कैसे इसको। तो इसके लिए कुछ नहीं, काउंट मेथड हमने अपने मन से, देखो सिंगेज वगैरह किताब में काउंट मेथड दिया हुआ है, तो हमने 10th का रेशनल नंबर जो पढ़ता है बच्चा 2p + q, वो रूल को हम बस लिख करके अपने ट्रिक से बना दे रहे हैं। ये नॉर्मल ट्रिक है, ये किताब में इस टाइप से फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, हम इसको ट्रिक टाइप से अपने से हम बना के दे रहे हैं। ये रूल को आप उसको फॉलो करोगे खाली, डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे मान लो 26/7 आया, इसको डिवाइड करो तो कितना आता है, 7 × 35 यानी कि 5 और बचा 1 0 यानी 5.14। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5.14 आएगा, आएगा। तो आंसर में तो यहां पर n मतलब n इक्वल टू फार्मूला, जब भी फ्रैक्शन में है तो ये लिखना है 2p + q, और 2p + q में डिसिमल के पहले वाले को 2p मानना, यानी यहां 2p के जगह पर 5 लिखना, और डिसिमल के बाद वाले को q लिखना, यानी कि यहां पर 0.14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये q वाला टर्म हट जाता है, 2p वाला टर्म ही नंबर ऑफ इमेज हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 इमेज। 5 यही आंसर हो जाएगा कि 5 इमेज बना। कैसे फ्रैक्शन में आएगा लिखना है, समझ में आ रहा है? डिसिमल में कर लेना है, डिसिमल वाले को हटा देना है, राउंडिंग टाइप से राउंडिंग करके 5 आंसर लिख देना है काउंटिंग मेथड से। 11 में सिग्निफिकेंट राउंडिंग बात है ऐसे। कोई डाउट तो बोलेगा नो, ऐसे करके देख लेना, तुमको एक एग्जांपल अपने मन में सोच के बन जाएगा तुम्हारा। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का हमने दो तरीका बता दिया, दोनों तरीका बता दिया, आपको जो बेटर लगा उससे आप आराम से कर सकते हो। मेरे समझ से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? पक्का? तो ये क्लियर हो गया। देखो बच्चों, अब वीडियो प्लेन मिरर में मात्र एक टॉपिक बच रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर। उसमें आपको 4-5 क्वेश्चंस करवा के समझा देना है कि जब प्लेन के पैरेलल ऑब्जेक्ट चलेगा तब क्या होगा, परपेंडिकुलर चलेगा तब क्या होगा, प्लेन जब मिरर ही चलने लगेगा तब क्या होगा। वो खाली वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर मुश्किल से 20-25 मिनट का टॉपिक है, उसको हम अगले वीडियो में बना देते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम देखे हैं तकरीबन 1 घंटे के आसपास का हो गया है, लंबा वीडियो हो गया है। तो आपको कल वाले वीडियो में हम उसको बना देते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर खत्म, उसके बाद स्टार्ट होगा आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से आपका बोर्ड का सिलेबस भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको आपको हम बता ही दिए हैं वीडियो में, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू।